आज हम लोग एक और चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है क्लास 10 से और ये क्लास 12 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों क्लास में है ये चैप्टर। और चैप्टर हम लोग ने लिया है फिजिक्स से। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मतलब प्रकाश चैप्टर से है और इसका क्या है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन तथा क्या अपवर्तन, अपवर्तन। ये मतलब कि ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन, हम लोग इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आज बेसिकली बिल्कुल थ्योरी होगा, कल कॉपी की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी विशेष, और सिर्फ समझने की बात है, सुनने की बात है, लिखने लिखने वाली बहुत कम बातें हैं। पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश होता क्या है और प्रकाश है क्या, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम प्रकाश कहें तो एक तरह का ऊर्जा है। क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। और प्रकाश वो चीज है जिसकी वजह से हम कुछ भी देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। प्रकाश वो बाह्य भौतिक कारण है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो प्रकाश अगर ना हो तो हम कुछ देख नहीं पाते। अब प्रकाश के बारे में हम लोग और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचर से मिलता है। नेचर यानी कि आप समझ रहे हैं प्रकृति से, प्रकृति देती है। तो प्रकृति से जो मिलने वाला स्रोत है वो हमारे पास है सन, उसके बाद है स्टार्स, और कुछ होते हैं मैन मेड, मतलब मानव निर्मित। मैन मेड होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में आपके पास बहुत कुछ आ सकते हैं। मानव निर्मित में आपके पास बहुत चीजें आ सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी है, कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको है जो मानव ने बनाया। तो ये दो स्रोत से हमें प्रकाश मिलती है। एक नेचुरल स्रोत है, मतलब प्रकृति से मिलती है, और एक मानव से मिलती है जो मानव ने क्रिएट किया। प्रकाश के बारे में और दो चार बातें कुछ हम जान लेते हैं। प्रकाश बस चीजों को बहुत बढ़िया समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर समझ में आता है, मैं देखता हूँ विशेष करके बच्चों को दिक्कत होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीजों में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। तो आपको क्या है, हमेशा से ये ध्यान रखना है कि साइंस जो चीज है, विज्ञान जो चीज है, उसको अगर आप समझिएगा नहीं तो मुश्किल है उसके साथ काम करना। समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझते नहीं है तो फिर साइंस में कामयाब नहीं हो पाइएगा। साइंस कहते ही उसको, विज्ञान में क्यूरियोसिटी ना हो, जानने की क्यूरियोसिटी ना हो तो फिर विज्ञान कहां से है? जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में जानने की उत्सुकता आपके मन में होनी चाहिए कि क्या है, कैसे है। तो बहुत ध्यान से सुने तब जाके समझ में आएगा। इस तरह से बहुत काम का चीज है, बहुत ऊपर की क्लास में चल के बहुत काम का चीज है। इसका आजकल बहुत इसका स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो लाइफ में इनकम का भी स्कोप हो सकता है, आप साइंटिस्ट बने, बहुत तरह की चीजें हैं। इस पे बहुत काम होना बाकी है अभी।
अब देखिए, हम लोग मानव निर्मित तक पढ़ लिए कि मानव निर्मित और नेचुरल से हमें मिलता है प्रकाश। एक बात तो सीधी सीधी बात है कि जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये बात हमने कह दिया था पहले ही, ऊर्जा तो है ही, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद ये क्या है, प्रकाश हमेशा से ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये सीधी रेखा, कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। ये सीधी रेखा ये गमन करती है। और यह क्या है, निर्वात में भी गमन करती है। और निर्वात या वायु में इसकी जो स्पीड है, जो वेग है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इतना मीटर पर सेकेंड है ये। तो यहां पे ऊर्जा है, सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब ये सीधे ही चलेगी, ऐसे ऐसे, मतलब जहां चलेगी ऐसे सीधे चलेगी। ये नहीं कि ऐसे ऐसे घूम फिर के जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जहां चलती है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, अब कैसे सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश, तो देखिए यहां से आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि कैसे सीधी रेखा में गमन कर रही है। प्रकाश हमेशा ऐसे देखो, कितनी लाइट सीधा दिखाई दे रहा है। ये किस तरह से सीधा चल रहा है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा चलेगी हर तरफ। ये इधर भी पहले चारों तरफ, जैसे एक बल्ब जल रहा है सामने, तो उसके चारों तरफ लाइट फैल रही है, लेकिन लाइट चारों तरफ सीधे में ही जा रही है, टेढ़ा नहीं होगी। इसको आगे चल के हम प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। और देखते हैं, तो एक बात तो हुई, ऊपर से क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग में है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। आपकी बुक में सारी बातें लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल बात है, मैं बस बेसिक के लिए समझा रहा हूँ। और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, तो ये बातें आप जान के रहेंगे, समझ के रहेंगे। बुक एक बार रिपीट कीजिएगा, सारी बातें लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा थ्योरी इसमें दिखा नहीं रहा हूँ। अब एक बार बुक पढ़िएगा, सब कुछ वहाँ दिया हुआ। कोई भी बुक उठा लीजिए आप, भारती भवन का उठा लीजिए, आलोक का उठा लीजिए, स्टूडेंट्स का उठा लीजिए, सभी में, लूसेंट का उठा लीजिए, सभी बुक में लिखा हुआ सारी बातें। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और इसको गमन करने के लिए, इसे गमन करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये बिना द्रव्यात्मक माध्यम के ही गमन कर सकता है, निर्वात में गमन कर सकता है, वायु में गमन कर सकता है। तो इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। माध्यम में भी ये गमन करता ही है, कुछ माध्यमों में गमन तो करता ही है, लेकिन बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है। मतलब द्रव्यात्मक, द्रव्य इसे नहीं चाहिए, कोई द्रव्यात्मक माध्यम नहीं चाहिए। एक बात यहाँ पे आपको, अब हम प्रकाश क्या है और प्रकाश किसी दीप्तमान स्रोत से निकलता है, कोई जो दीप दे सकता है, जो प्रकाश दे सकता है, वहां से निकल करके आती है और वस्तुओं को पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे सन को ले लें, तो ये सन से आती है लाइट, यहाँ आकर के किसी वस्तु पे पड़ी, उसके बाद यहाँ कोई एक व्यक्ति है जिसको ये दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोई व्यक्ति है, इसको कहाँ से, इससे फिर से रिफ्लेक्ट होकर के, जो यहाँ से आया रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों तक जाएगा, तब जाकर के वस्तु दिखाई देती है। तो वस्तु देखने का इसका प्रक्रिया, ये प्रकाश इस तरह से काम करता है। हम सीधे किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, बात समझ में आ गई? सीधे किसी वस्तु को नहीं देख सकता जब तक कि उस वस्तु से प्रकाश आके हमारे आंखों तक ना पड़े, हम उसे देख नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसमें हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? कहता है कि अतः प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विशेष प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। दीप्तमान वस्तुओं से मतलब जो प्रकाश दे सकता है,
जिससे प्रकाश आती हो, जैसे सूर्य है, तारे हैं, और मानव निर्मित है लेकिन बल्ब है, और दिया जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, जहां से भी हो वो वस्तु जहां से प्रकाश आती हो, जहां से प्रकाश बनती हो, वह हम उसे कहते हैं दीप्तमान। तो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। यह जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर, मतलब किसी वस्तु पे ये प्रकाश आकर के यहां से और किसी वस्तु पे टकराती है और परावर्तित होती है, परावर्तित होकर के फिर हमारे आंखों पे पड़ती है, ये ठीक है, आंखों पे पड़ती है। कहते कि परावर्तित होकर आंखों के रेटिना पर पहुंचता है, तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है, शब्द जुड़ते ही एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि संवेदना उत्पन्न होती है, मतलब आंखों पे के रेटिना पे जब ये जाता है प्रकाश, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो होते हैं तो हमारे माइंड को इन्फॉर्म किए जाते हैं संवेदी कोशिकाओं के द्वारा। फिर हमें वस्तु देखने का जो ज्ञान होता है वो होता है कि हमने किसी वस्तु को देखा। इसलिए जब किसी व्यक्ति का आंख खराब हो जाता है तो ऊपर ऊपर से तो देखने में उसका आंख में कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, देखने में तो नहीं लगता कि खराब है, लेकिन फिर भी उसे दिखाई नहीं देता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है कि संवेदी कोशिकाएं जो थी वो संवेदनाओं को नहीं पहुंचा पाए, वो संवेदना नहीं हुआ, इसीलिए हमारे पास एक संवेदी कोशिकाओं से संपर्क नहीं हुआ और हम वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अदरवाइज आंख में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम लोग प्रकाश के कुछ गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश का गुण, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या ऊर्जा है देखते हैं हम लोग। बल्कि मैं ये कहता हूं कि प्रकाश ही एक ऐसा ऊर्जा है जिसकी वजह से दुनिया की सारी ऊर्जाएं क्रिएट हुई है, मानव निर्मित हो, वो सारी ऊर्जाएं सिर्फ सूर्य से आने वाली प्रकाश की वजह से ही हुई है। अगर सूर्य से प्रकाश की किरणें आना बंद कर दे, थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दे, तो इस धरती पे कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब एनर्जी ही खत्म। जो कुछ भी एनर्जी का स्रोत है वो सनलाइट ही है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश ही है। अब यहां पे जो हम पढ़ते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा क्यों है? जो ये ऊर्जा है वो ऊर्जा क्यों है, उसे हम क्यों ऊर्जा कह रहे हैं? तो देखिए, ये ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है, क्या है? विद्युत धारा, जो ये इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे पास यहाँ पे चल रही, बल्ब जल रही है, विद्युत धारा क्या होती है? तारों के माध्यम से किसी बल्ब तक पहुंचती है और फिर वो बल्ब हमें उजाला देता है। बात समझ में आ रहा है? तो विद्युत धारा को भी हम लोग प्रकाश में बदल सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, विद्युत तो एक ऊर्जा थी, उसे प्रकाश में बदल दिया गया। कहता है यहाँ पे विद्युत धारा परिपथ से प्रभावित होते हैं और फिर उसे हम लोग ये करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, बदला जाता ही है। अभी जो सामने लाइट जल रही है वो क्या हुआ? विद्युत दिया, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदला गया। फिर रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को
हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक ऊर्जा होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं। ठीक है, कैसे ये बदलता है रासायनिक, पहले तो रासायनिक ऊर्जा क्या है ये पहले समझिए। देखिए सनलाइट, जो सनलाइट है ये क्या होता है, पेड़ पौधों पे आके पड़ता है, पेड़ पौधों पे आकर के ये सनलाइट पड़ता है। ठीक, अब यहां जब पड़ता है तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद CO2 की उपस्थिति में और पानी की उपस्थिति में ये होता क्या है कि शुगर में चेंज होती है, और यही प्रोसेसिंग है इसको चेंज करने का, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होकर के ये और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यही रासायनिक ऊर्जा है। हम रासायनिक ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। हम जो खाते हैं ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो हमारे पास रासायनिक ऊर्जा हम लेते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा सब यही स्रोत होता है, ये रासायनिक ऊर्जा है। और रासायनिक ऊर्जा ऐसे ही कन्वर्ट होके, साफ साफ कहे तो आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बस यही है रासायनिक ऊर्जा। अब हम लोग रासायनिक ऊर्जा को कैसे बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा मोमबत्ती है, तेल है, मोमबत्ती जो मोम कैंडल जिसको कहते हैं, वो सब क्या है, सब रासायनिक चीजें हैं। और उसको हम लोग जब जलाते हैं तो प्रकाश में तो बदल ही जाती है। किसी भी हम जब दिया को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, तो उसकी जो लौ होती है वो क्या होती है, तो जब जलता है तो रोशनी उससे फैलती है चारों तरफ। तो एक जो मोमबत्ती जल रहा है, कैंडल जल रहा है, क्या है, केमिकल एनर्जी ही तो है, रासायनिक ऊर्जा ही तो है। और ये जल करके हमारे पास ऊर्जा प्रकाश भेजती है। तो इस तरह से प्रकाश एक ऊर्जा है, ये बात की ऊर्जा का ही रूपांतरित है। और वो ऊर्जा जो सूर्य के रोशनी से या प्रकाश से जो रासायनिक ऊर्जा हमारे पास इकट्ठा हुए थे, उसको फिर से हमने प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। तो ये सब लेकिन महानिर्मित होंगे। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात विद्युत चुंबकीय तरंग है, तभी जाकर के ये विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, तभी तो ये विद्युत तारों के माध्यम से जाती है और लाइट फिर प्रकाश फिर वहां जलती है। कहता है कि प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये बिना द्रव्यात्मक माध्यम के ही गमन कर सकते हैं। अर्थात प्रकाश निर्वात में, मतलब वेकम में, खाली में गमन कर सकता है, कोई माध्यम की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। हवा या निर्वात में हमने पहले बता दिया था, इसकी वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, विभिन्न प्रकाशीय माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न प्रकाशीय माध्यमों में मतलब विभिन्न कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अलग अलग जो माध्यम है। मान लीजिए प्रकाश यहां से आ रहा है, सनलाइट, और ये हवा में आ रहा है। अब आते आते यहाँ कांच पे पड़ गया, तो कांच के माध्यम को ये पार करेगा ही। इसमें अपनी गति को थोड़ा सा चेंज करता है, ये जिस गति से आ रहा है उस गति से चेंज होता है। फिर वहां से पढ़ने के बाद ये पानी पे आ गया, तो पानी में भी थोड़ा सा गति अपना चेंज करेगा, अपनी गतियों को चेंज करेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। उसके बाद वहां से फिर पानी के बाद जमीन पे पड़ रहा है नीचे, तो वहां भी अपनी गति को थोड़ा सा चेंज करेगा। ये अलग अलग माध्यमों में अपनी गति को चेंज करता है।
और अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा दिशा में भी परिवर्तन करता है। ये हो गया। उसके बाद प्रकाश चुंबकीय तरंग है, अभी पहले बात हो चुकी है। चुंबकीय तरंग है, प्रकाश किसी माध्यम में तरंग के रूप में गमन करता है। तो अभी हमने बताया था बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी है तो तरंगों के माध्यम से ही तारों के जरिए जाते हैं और फिर वहां जाकर के प्रकाश हमें मिलता है। बल्ब के द्वारा प्राप्त जो प्रकाश हो रही है वो किसके जरिए होता है? ऐसे ही होता है, बल्ब तरंगों के जरिए तरंग के रूप में तारों के जरिए जाते हैं और फिर प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हो गया। अब अनुप्रस्थ, ये क्या होते हैं? अनुप्रस्थ नेचर के होते हैं। अनुप्रस्थ नेचर के होते हैं। तो अनुप्रस्थ नेचर का होना ये इसका एक प्रकृति है कि ये अनुप्रस्थ नेचर का होता है। और अनुप्रस्थ क्या होते हैं? तरंग, उस तरंग को, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन, मतलब माध्यम के जो कण है, ठीक से सुन लेना, लिख लेना। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा के लंबवत होते हैं। जैसे विद्युत तरंग, अभी मैं समझा रहा था वही बात, तो अनुप्रस्थ में होते हैं, मतलब ये दोलन, मतलब माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग संचारण की दिशा में होते हैं, जिधर संचारण हो रही है उस दिशा में होते हैं। अब सरल रेखा में गमन करती है, पहले भी बताया जा चुका है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो इसमें परिवर्तन आता है, माध्यम चेंज हुआ। पानी था, प्रकाश आके पानी पे पड़ा, तो यहां से पानी में आएगा, थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर आकर के जब पानी के बाद जमीन तो मिलेगा ही, जमीन मिला तो उस पर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और जब क्या होता है कि तब प्रकाश तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, मतलब ये जब माध्यम विभिन्न माध्यमों पे पड़ता है तो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार होना, इसका रिपीटेशन, जो रिपीटेशन है वो अपरिवर्तित रहती है। जितनी आ रही है स्पीड से उतनी स्पीड से आएगी, लेकिन उसकी वेग तथा जो वेग है, जो इसका स्पीड है और उसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य जो है उसमें तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें बदलाव आती है। ये बात समझने को चाहिए। जैसे माध्यम को चेंज किया, वायु में आ रहा था तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, लेकिन जैसे इसमें आया तो कुछ बदलाव होगा, फिर पानी में आया तो बदलाव होगा, शीशा पे पड़ा तो बदलाव होगा, जमीन पे पड़ा तो बदलाव होगा, अलग अलग माध्यम पे पड़ेगा तो अलग अलग जगह पे ये परिवर्तित होगा, बदलाव होगा। ये इसके गुण है। अब प्रकाश की कुछ नेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। 19वीं सदी के पहले प्रकाश की जो प्रकृति होती है, क्या होती है प्रकृति, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रकृति में 19वीं सदी तक, कितने तक? 19th तक क्या थी? प्रकाश को कण के रूप में माना जाता था, कण के प्रवाह माना जाता था, उसे प्रवाह माना जाता था, कण के रूप में माना जाता था। लेकिन हुआ क्या, और ये न्यूटन के सिद्धांत था और इसी के सिद्धांत पर ये प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम ये किए गए। इसमें अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन था, आकर्षण था, रिपल्शन, विकर्षण था, ये सारी बातें इसमें डिस्कशन आगे हर क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से सब चीजें को वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे हुआ
थोड़ा सा प्रकृति के बारे में हम लोग इसके देखते हैं कि प्रकृति क्या था। हाइगन नाम का एक व्यक्ति ने 1678 में 1678 में हाइगन नाम का एक व्यक्ति हाइगन इन्होंने क्या कहा, इस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश एक तरंग का रूप है। इन्होंने प्रकाश को तरंग कहा। क्या कहा इन्होंने? तरंग कहा। लेकिन इनको उस समय मान्यता नहीं मिली। उस समय इनको मान्यता नहीं मिली। बाद में चल के 1801 में एक वैज्ञानिक था थॉमस यंग ने इसको सिद्ध करके प्रदर्शित किया कि नहीं ये तरंग है। फिर दोबारा यहां पे क्या हुआ, 1873 एक वैज्ञानिक और मैक्सवेल ने प्रकाश को उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंग माना। मैक्सवेल ने इसे क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग माना इसको। और मैक्सवेल को भी उस समय ये नहीं हुआ, इसने माना, सिद्ध नहीं हो गया। बाद में इसको एक वैज्ञानिक 1887 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम हर्ट्ज ने इसे प्रूव किया, सिद्ध किया कि नहीं ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसकी प्रकृति इस तरह की हुई। उसके बाद 1901 में एक व्यक्ति है मैक्स प्लांक। क्या? मैक्स प्लांक जब आए तो इन्होंने इसे फोटोन कहा। इसको हम लोग फोटोन ऐसे लिख सकते हैं, फोटोन। तो फोटोन्स जब इन्होंने कहा ये तो फोटोन है, इसी बात पे रिसर्च करके, इसी आधार पे आइंस्टाइन ने रिसर्च किया विद्युत के प्रभाव को, और फिर अपवर्तन परावर्तन के नियम वगैरह स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद एक और व्यक्ति आया जिसको हम लोग कहते हैं लुइस डी ब्रोगली। इन्होंने इसे दोहरे प्रकृति की बात कहा। दोहरे प्रकृति का बात कहा कि ये तो दोहरे प्रकृति की है, जो प्रकाश है ये दोहरे प्रकृति की है। मतलब इन्होंने कण संबंधी गुणों को तथा तरंग की प्रकृति दोनों के बारे में बात कहा, कण तथा तरंग दोनों के बारे में बात कहा। तो ये आपके पास रहा आपका तरंग का प्रकाश की प्रकृति। बहुत सिंपल है ये। हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं प्रकाश के बारे में और कुछ। ये सब टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए पहले से। सब कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल चीजें याद रहेगा तो आपको समझने में आसान हो जाएगा बात सारा। हम लोग पहले पढ़ते हैं कि किरण क्या होती है। अच्छा, प्रकाश के बारे में एक बात बता दो। ऐसे प्रकाश की जो हम लोग चिन्ह देते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, ये इस तरह से एरो जैसा उसमें लगा देते हैं, और ये प्रकाश का एक चिन्ह होती है। तो हम लोग अभी बात पढ़ते हैं पहले कि रे किसे कहते हैं, किरण क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, आराम से याद हो जाएगा। अभी किरण
रे। किरण आपके पड़ोस में जो है वो नहीं, किसी लड़की का नाम नहीं, किसी लड़के का नाम नहीं। ये किरण, हम उस किरण की बात करते हैं जो हमें इस लाइट से मिलती है, सूर्य से मिलती है, उन सब की बात कर रहे हैं। क्या है किरण? किसको कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, तो सीधी सी बात है, गमन पथ के दिशा को, बस इतना ही सा याद रखना है। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश, अब तो इसी में जान प्रकाश चैप्टर ही पर है तो आप लोग ये बात बताइए कि प्रकाश, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। बात खत्म। दूसरी पढ़ते हैं, प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ये और भी इजी है। प्रकाश के जो किरण होते हैं, किरणों के समूह, तो पहले आपने समझ गया किरण क्या है, किसे कहते हैं? तो आप किरण के समूह को बस हो गया, समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बात ही खत्म है। किरण याद है तो किरण के समूह को बीम ऑफ लाइट। अब इसकी प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक एक प्रकार को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है समानांतर। इसमें क्या है, इसको हम लोग पैरेलल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये क्या है? ये बराबर चलती है, ये बराबर चलती है। अच्छा, एक बात छूट गया, मैं इसे यहां पे बता देता हूं पहले। अगर प्रकाश के एक किरण को दर्शाना हो तो ऐसे सिंगल देते हैं, अगर कई किरणों को दर्शाना हो तो इस तरह से हम लोग कई ये लगाते हैं। बात समझ आ रही है? हम लोग कई तरह से इसको ऐसे कई चिन्ह लगाते हैं इस तरह से। ये पुंज को समझा रही है और ये किरण को समझा रही है, ठीक है। अब आते हैं समानांतर किसे कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज क्या होती है। तो सब और एक बात ध्यान रखना है कि किरण कभी अकेला नहीं ये होती है, हमेशा पुंज में ही गमन करती है। तो समानांतर में क्या होगा, ऐसे सीधी रेखा में अनंत तक चलते रहेगी, समानांतर समानांतर समानांतर। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, ठीक हो गया ये। और यह समानांतर कहते हैं। दूसरा इसका भाग जो है वो है अभिसारी। क्या है ये? अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट। अभिसारी को हम लोग संस्कृत भी कहते हैं, पब्लिक में पहले लिख देते हैं संस्कृत। इसको कन्वर्जिंग भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग, या कहीं कहीं आपको ऐसे लिखेगा, एक ही बात है, कन्वर्जेंट भी मिलेगा। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन है क्या ये, बस एक सेकेंड में रहता है कि अभिसारी हम लोग उसको कहते हैं वो किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर कहीं से भी आकर सभी किरणें इसकी जो क्या होती है समानांतर होती है। तो अभिसारी जो होती है वो क्या करते हैं कि सभी जो किरणें होते हैं एक बिंदु पर मिलती हैं, कहीं से भी चलकर आई और ये एक बिंदु पर आकर के हम यहाँ पे बनाते हैं
चल के आई और सब इसी बिंदु पे आके मिल गई, एक जगह सारा का सारा एक मीटर। तो इसे हम लोग अभिसारी, संश्रित, इंग्लिश में कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट कहते हैं। अब दूसरा है ये इसके उल्टा अपसारी, अपसारी या इसे हम लोग कहते हैं अपसरित, अपसरित। अब अपसरित मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है ये, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट या इसको डाइवर्जिंग भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग भी आप लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जिंग। तो ये हो गए डाइवर्जिंग। अब ये क्या होता है, ठीक इसके विपरीत, यहाँ एक कण बना हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि दूर दूर से आकर एक जगह इकट्ठा हो जा रहा था। यहाँ क्या होगा, एक जगह से लाइट दूर दूर चली जाएगी। ये एरो का मार्क देखो, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ था, यहाँ इस तरह से बना हुआ, तो एक बिंदु से फैल जाती है प्रकाश, चल के आगे फैलती हुई जाती है, ऐसे फैल जाती है प्रकाश। और अभिसारी में क्या था, फैला हुआ प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अपसारी में क्या है, एक जगह का प्रकाश फैल जाता है, तो इसे हम लोग अभिसारी कह लेते हैं, ठीक है, अपसारी कह लेते हैं और अभिसारी हो गया। अब आते हैं हम लोग दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु में। क्या दीप्त वस्तु है और क्या अदीप्त वस्तु है? जिन वस्तुओं से दीप्त, ये दीप्त जो है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिनसे प्रकाश सीधे, जिससे प्रकाश निकलता है, सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य से सीधे प्रकाश निकल के हमारे पास आती है, तो वो दीप्त है। तारे हैं, लाइट जल रहे हैं, दिया जलते हैं, तो ये सब हमारे पास प्रकाश वहां से सीधे आते हैं। जैसे यहाँ देखिए सूर्य से निकलता प्रकाश तो सीधे हमारे पास पहुंचता है, ये दीप्तमान चीज है। तो ये जो सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य का अपना लाइट है। अब दूसरी तरफ अब लोग देखते हैं, ये भी सूर्य का ही है, तो हमारे पास सूर्य से आती है प्रकाश, सीधे देखो अपना उसका प्रकाश है, वो कहीं से लेता नहीं है। लेकिन जो अदीप्त है, वो क्या है, देखते हैं चंद्रमा को। ये चंद्रमा देखो कैसे अदीप्त है। अब इसमें सुबह सुबह के टाइम में देखोगे चंद्रमा का, तो इस तरह का दिखाई दे देता है, ये अदीप्त है। ये क्या कर रहा है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, तब जाकर के ये और अपना रिफ्लेक्शन, उसमें से रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आधी पार्ट हमें दिखाई दे रही है उसमें से। यहाँ पे देखो सूर्य की रोशनी उधर से आ रही है, तो उधर की आधी पार्ट दिखाई दे रही है। सब नासा से लिया हुआ है, सब पिक्चर है, तो नासा ने लिया। और ये देखो जब हम लोग चंद्रमा कभी कभी आधा देखते हैं ना, तो इसी तरह की होती है। सुबह सुबह देखोगे कभी कभी एकदम 6-7 बजे सुबह एकदम मॉर्निंग में, तो इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि उतने ही प्रकाश उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये सब चीज यहाँ पे ये अदीप्त है। और अदीप्त वस्तुएं सब लगभग बहुत ज्यादातर वस्तुएं अदीप्त ही है। प्रकाश जो दीप्यमान वस्तुएं बहुत कम संख्या में वस्तुएं, कुछ लाइटें हैं, कुछ दिया बत्ती जलाते हैं जो हम लोग, वो सब है। और सूर्य है, तारे हैं, थोड़ी मात्रा में
बृहस्पति और शनि ग्रह बहुत टाइनी अमाउंट, बहुत निम्न मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में आती है वहां से प्रकाश, नगण्य मात्रा उसको कह सकते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में ही आती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रकाश के माध्यम के बारे में हम आते हैं कि प्रकाश के माध्यम क्या हो सकते हैं। प्रकाश के माध्यम ऑप्टिक, अभी तो हम लोग पढ़ लिया कि माध्यम में 3 प्रकार की वस्तु आएंगे। एक होता है ऑप्टिक, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुओं में हम लोग कुछ चीज देखते हैं। अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिसको प्रकाश पार ना कर पाए, जिसको प्रकाश पार ना कर पाए वो अपारदर्शी है। और देखो ये अपारदर्शी है, लाइट जलाया गया लेकिन इधर छाया बन गया, पार नहीं होती है उसको, ये अपारदर्शी है। तो इसको ऑप्टिक कहते हैं, ऑप्टिक। और दूसरी तरफ है इधर एक पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट में क्या है? शीशा, इधर से बाहर होकर उधर पार हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें पार होगा। पानी है, उसमें पार होगा, शीशा, पानी, इस तरह की कुछ चीजें होंगी जिसमें वो पार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कांच, हवा है, इसमें पार हो जाता है। तो हवा, कांच, पानी सब में पार होते हैं। दूसरी तरफ एक होता है पार अल्प पारदर्शक, जिसमें थोड़ी थोड़ी पार होती है। जैसे कागज की टुकड़ा में अगर तेल लगा, साफ कागज हो, व्हाइट पेपर हो, और इस पर तेल लगा दी तो देखो कैसे ये जल रहा है इधर उधर, लेकिन इस साइड से भी दिखाई दे, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है लेकिन हल्का है, आधा है। आप कभी टॉर्च जलाइए, लाइट जला करके मुंह में ऐसे लगा दीजिए तो ये आपका लाल दिखाई देगा, सब ये सारा हिस्सा लाल दिखाई देगा। कभी इधर से टॉर्च जला करके हाथ पे पूरा दबा दीजिए इस टॉर्च को, तो ये पूरा लाल दिखाई देने लगता है, मतलब इसमें प्रकाश गमन कर रही है, एक अर्ध, पूरा नहीं है। वैसे बहुत सारे चीजें आएंगी आपको, पेपर हो सकता है, बैलून है, रबर वाला जो होता है बैलून, और घना धुआं है, आंख की पलक है वहां से हो सकती है, चमड़े हो सकते हैं, रक्त हो सकते हैं, दूध हो सकते हैं, इन सब से हल्का बादल हो सकता है। कभी कभी आप सूर्य का रोशनी देखना, बादल को भी रोश करके आता है, आपको पता चलता है कि बादल है लेकिन फिर भी रोशनी आ जाती है वहां से, उसकी किरणें वहां उसको देख करके आ जाती है। तो ये सब लोग क्या है, और अर्ध जो पारदर्शक है वो इनको ट्रांसलेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ये सब होते हैं। अब थोड़ी सी और आ गई कुछ बातें यहाँ पे। प्रकाश हमेशा ऋजु रेखीय गमन करता है, हमने पहले दिखाया था आपको, तो ये बता दिया गया था पहले। अब हम लोग 2 टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना रह गया है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंस है। आपने क्या कभी सोचा कि कभी कभी कमरों में दिन में आप बिल्कुल लाइट ऑफ कर देते हो, कोई रूम में लाइट नहीं जलता है, चारों तरफ से खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में आती है तो वायु में और धूल कणों वो एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब उसमें सोख लिया जाता है, वो उसमें मिल जाती है। तो वायु में जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है उसमें, उसके अंदर, तो वही धूल कण के अंदर जो लाइट अवशोषित रहती है
वही कमरों के अंदर जाती है तो हमें चीजें कुछ दिखाई देते हैं। तो हमें क्या होता है, वो चीजें कुछ दिखाई देते हैं। जैसे ये वाला दृश्य देखिए आप, कैसे धूलकण है। इस तरह से जब ऊपर से सूर्य की रोशनी आ रही होती है, धूलकण अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लाइट देने लगते हैं। इस तरह से और एक कमरे में तो जाते रहते हैं, इसलिए कमरा हमारा थोड़ा सा उजला दिखाई देता है, थोड़ा सा हल्का उसमें कुछ दिखाई देता है। आगे इसमें इस जो ये विधि हुई, जो ये प्रक्रिया यहाँ पे चली, इस मतलब वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद चारों तरफ विकृत करते हैं। क्या करते हैं, इसको विकृत करते हैं। विकृत, जब ये विकृत करते हैं, ये विकृत में सही होगा, इधर से विकृत करते हैं, इसी वजह से वो दिखाई देता है, लेकर के उसे फैला देते हैं रूम में। इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन करते हैं। अगर पूछे क्वेश्चन की प्रकीर्णन क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि जब सूर्य का किरण वायुमंडल में पड़ती आती है, तो धूल कणों में तथा वायु में, हवा में, ये क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अवशोषित हो जाती है। और फिर वही धूल कण रूम के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, तो उसकी वजह से सीधे जिन वस्तुओं पे प्रकाश नहीं पड़ रही है, वो वस्तु भी दिखाई देते हैं। प्रकाश उस पर नहीं भी पड़ती है, फिर भी हमें वो दिखाई देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। तो ये प्रकीर्णन हो गया यहाँ पे। अब एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आप जब कभी, वैसे तो हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, हमने अभी पढ़ा। लेकिन क्या होता है कि कई बार छोटी कोई वस्तु रख दिया जाए, तो बहुत छोटी सी वस्तु रख दिया जाए और इधर से प्रकाश आया, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इधर खिसक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, खिसक करके सीधे गमन करने के बजाय किनारों से थोड़ी सी मुड़ जाता है, इधर से मुड़ करके और निकल जाता है। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। विवर्तन, ये हमारे पास विवर्तन है। बस सिंपल सा कंसेप्ट था कि विवर्तन क्या है। इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें प्रकाश को वेव मानना पड़ता है। वेव मान लेते हैं कि वेव बिना माने, मतलब तरंग इसको मानना पड़ता है हमें। बिना तरंग माने ये नहीं हो सकता, क्योंकि तरंग होगा तभी जाकर के ये घिसकेगा उधर, थोड़ा सा मुड़ेगा उधर, अदरवाइज नहीं। तो ये रहा 20वीं शताब्दी तक के प्रारंभ में, तो यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश तरंग भी है। उससे पहले इसमें बहुत तरह की अभी रुकावटें थी, लोग, किसी का ये मत था, किसी का ये मत था, बहुत तरह की मतभेद थी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया, तरंग में भी, और तरंग है, फोटोन है, वेव में है, और स्पष्ट हो गई बात। ठीक, इसको स्पष्ट करने के लिए जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत जो आया, इसी से जाकर के ये सब जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है। क्वांटम सिद्धांत मतलब क्या है, क्वांटम फिजिक्स जो होता है उसमें ये सब अध्ययन किया जाता है। क्वांटम का मतलब ये बहुत छोटे स्तर पे, बहुत छोटे स्तर पे काम किया जाता है। तो वो मतलब छोटे स्तर का नहीं, मतलब कि बहुत गहराइयों में
छोटी छोटी चीजों को जानना, बहुत जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते जो साइंटिस्टों ने किया। तो इस सिद्धांत के होने के बाद ये सारा कंफ्यूजन जो प्रकाश के बारे में था वो सब खत्म हो गया। अब छोटी सी एक बात और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ इसको छोड़ना नहीं चाहते हम। यहाँ पर हम कोई चीज देखते हैं कभी भी, तो हमें कोई चीज लाल दिखाई देता है, कोई चीज हरा दिखाई देता है, कोई चीज पीला दिखाई देता है। आखिर ये क्यों ऐसा दिखाई देता है? हमें कोई चीज लाल हरा पीला क्यों दिखाई देता है? ये हरा दिखाई दिया, ये लाल दिखाई दिया, ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि कोई चीज लाल दिखाई दिया, कोई चीज हमें हरा दिखाई दिया, कोई चीज पीला दिखाई दिया? ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, समझने वाली बात है, ये जो फूल पीला हमें दिखाई देता है, सूर्य की जो किरणें हैं, रेनबो, जब कभी कभी आपने देखा होगा कि आप रेनबो के जरिए 7 रंगों का रेनबो बना हुआ होता है। ये बात आपने कभी देखा जरूर होगा, बारिश के मौसम में दिख जाते हैं कई बार, बारिश हो और धूप हो तो क्या होता है, बारिश हो और धूप हो तो रिफ्लेक्शन हो जाता है पानी के साथ सूर्य की किरणों का, हमें कहीं दिखाई देता है, ऊपर की प्रवर्तित होता है। अब ये जो आई है यहाँ पे किरणें, इसमें 7 रंगों का मेल है। अब सूर्य की किरणों में ही सारे रंगों का मेल है। अब जब हमें आपको लाल कुछ दिखाई देता है, मतलब ये जो फूल है, ये जो भी आपके सामने फूल है, ये लाल हमें इसलिए दिखाई दिया क्योंकि ये सूर्य की जो किरणें थी, उन किरणों में से सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट किया और हमारे आंखों पर पहुंचा। लाल को परावर्तित करके हमारे आंखों के रेटिना पर पहुंचाया तो हमें लाल दिखाई देता है। नीचे वाला जो पत्ते थे वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट किया तो हमें हरा दिखाई दिया। तो इस वजह से हमें ये दिखाई दे, रंग बिरंगे जो संसार है हमें इसी प्रकाश के ही वजह से दिखाई दे, कौन सा वस्तु कैसा रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो प्रकाश हमारे पास आता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रंग का बेसिक प्राथमिक रंगों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ग्रीन बनता है, देखिए 3 रंग है, ग्रीन, ब्लू और रेड। जब भी ग्रीन और येलो, ग्रीन और रेड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, येलो मिल जाता है, ठीक है। और जब भी ग्रीन और ब्लू मिलता है तो सायन बन जाता है, और जब भी रेड और ब्लू मिलता है तो मैजेंटा बन जाता है, मतलब हल्का गुलाबी कह सकते हैं इसके, गहरा गुलाबी, और ये लाल गुलाबी जिसको हम लोग कहते हैं, वो कलर बन जाता है रेड और ब्लू के मिलने से। और अगर ये तीनों मिल जाते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो व्हाइट कलर बन जाता है। इसी तरह से कलरों के कॉम्बिनेशन से ये 7 रंग का जो सूर्य की किरणें होते हैं उनमें 7 रंग मौजूद होते हैं। इन्हीं 7 रंगों के रिफ्लेक्शन जहां जैसे हो जाता है, मान लो जिस वस्तु को हम पीला देख रहे थे, ग्रीन और रेड दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया तो हमें पीला दिख गया। जो वस्तु ग्रीन, रेड, ब्लू तीनों को रिफ्लेक्ट कर देगा हमें सफेद दिख जाएगा। जो रेड और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देगा वो हमें गहरा गुलाबी दिख जाएगा। तो इस तरह से ये सूर्य की किरणों की वजह से ही हम लोग, और उसके रिफ्लेक्शन के वजह से हमें इस तरह की कलर महसूस होती है, संवेदना, कलरों की संवेदनाएं होती है हमारे पास। तो आज के लिए तो चैप्टर हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आज चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, क्लास आज यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। चैप्टर का शुरुआत हुई है और इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेगा। नेक्स्ट फिर कल क्लास आपको मिलेंगे, और
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे इस समय पढ़ पाए। लॉकडाउन भी चल रहा है और पढ़ाई बच्चों का बहुत कम हो पा रहा है, स्कूल वगैरह सारे बंद है। तो आज के लिए धन्यवाद।